हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 6 है। ठीक है, पेपर 6 यानी संस्कृत। आज उसकी सेकेंड क्लास होने वाली है। तो कल की क्लास में हमने महेश्वर सूत्र पढ़ा था कि महेश्वर सूत्र टोटल कितने होते हैं। 14 होते हैं, यानी 14 होते हैं। इसको किसने बताया था? महर्षि पाणिनि जी ने बताया था। ठीक, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन पूछते हैं। कौन बनाया था, टोटल कितने होते हैं, किन्हीं 3-4 के आप नाम लिखिए। ठीक, तो अयूड़, ऋलिक, ठीक, एवंग, अयौच, ये सब आप लिख सकते हैं। कोई टफ नहीं है, आपका पढ़ा हुआ ही है, हिंदी ही है, बस उसको थोड़ा जो है आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला के बारे में। ठीक है, वर्णमाला के बारे में हम पढ़ चुके हैं हिंदी में। संस्कृत में भी सेम वही चीजें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। है सेम चीजें, बस थोड़ा सा संस्कृत आ जाता है, हो गया। ठीक, डिफरेंट नहीं है। जो क का उच्चारण स्थान होता है वही संस्कृत में भी सेम होता है, वही हिंदी में भी सेम होता है। आपके जो है जिस तरह से स्वर के 3 प्रकार होते हैं और जिस तरह व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं हिंदी में, सेम वही आपका संस्कृत में भी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वर्णमाला में सबसे पहले वर्ण क्या होता है वो देखेंगे। तो मानव मुख से निकली हुई ध्वनि की अंतिम और अविभाज्य इकाई को वर्ण कहते हैं। यानी आपके मुख से जो भी ध्वनि निकल रहा है उस सब को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इनका जो है, इनको हम बांट नहीं सकते हैं। ठीक, इन्हीं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी आपका जो वर्ण है उसके समूह को वर्णमाला कहते हैं। या तो ये कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं जिसका नाश नहीं किया जा सकता, यानी जिसका जिसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, वर्ण अगर पूछता है तो क्या है आपका वर्ण? मानव मुख से निकली हुई ध्वनि की अंतिम और अविभाज्य इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक, और आपके वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी होती है ना, तो ये क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह, यानी व्यवस्था से है, एक क्रम से है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। देखिएगा, संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण है। कितने वर्ण है? 46 वर्ण है। अब हम ये देखेंगे कि वर्ण के प्रकार कितने हैं। तो 2 ही प्रकार होते हैं, हम लोग हिंदी में भी पढ़े हैं, संस्कृत में भी। वो 2 प्रकार कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज नया आ गया। आपको स्वर को बोलते हैं अच। क्या बोलते हैं? आपके अच बोलते हैं। स्वर को क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। और आपका व्यंजन को बोलते हैं हल। व्यंजन को क्या बोलते हैं? हल। ठीक, स्वर को अच बोलते हैं, व्यंजन को हल बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं स्वर क्या होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है वो आपके स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे आपका छोटा अ है, ये आपका क्या है? स्वर है ना। अब यहीं पे आपका व्यंजन क आ गया, तो ये क्या है? क जो है इस तरह से मिल के बना हुआ है। ठीक है, इसके नीचे हलंत है। यानी व्यंजन को किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आपका जो स्वर होता है ना उसको किसी अन्य जो है वर्ण की आवश्यकता या सहायता नहीं लेनी पड़ती है। चलिए देखते हैं संस्कृत में कुल कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। संस्कृत में कुल 13 स्वर होते हैं। और आपके जो स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, तीसरा है आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? यानी जो छोटा होता है, ठीक, जिसको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर यानी जिसको बोलने में ह्रस्व से ज्यादा समय लगे। और आपका प्लुत स्वर क्या होता है? जिसमें जो है दीर्घ स्वर से भी, सॉरी, जिसको बोलने में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे, यही आपका होता है। ह्रस्व स्वर की में आपकी टोटल 5 वर्ण होते हैं। ठीक, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री और ली, ये आपके क्या है? ह्रस्व स्वर, यानी जो छोटे स्वर है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री और ली, ये आपका क्या है? ह्रस्व स्वर है। ठीक है, अब देखते हैं दीर्घ स्वर। और जो आपका दीर्घ स्वर है वो आपका
टोटल 7 है। कितना है? 7। ठीक। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ठीक, ये क्या है आपका? दीर्घ स्वर है। अब देखते हैं प्लुत स्वर क्या होता है? त्रिमात्रिक, जिसको बोलने में 3 गुना समय लगे उसको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो इसको त्रिमात्रिक वर्ण भी कहा जाता है। जैसे ओम है ना, थोड़ा टाइम लग रहा है। ओम। आई बात समझ में? आगे ही बात समझ रही? स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है वो स्वर कहते हैं। संस्कृत में टोटल 13 स्वर होते हैं। 3 प्रकार का स्वर होता है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन सा है? छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ, री और ली। ठीक है। और दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ये आपका क्या है? दीर्घ स्वर है। आई बात समझ में? प्लुत स्वर क्या होता है? इसमें 3 गुना समय लगता है, यानी ह्रस्व से ज्यादा दीर्घ में, दीर्घ से भी ज्यादा प्लुत स्वर में लगता है। इसलिए इसको त्रिमात्रिक वर्ण भी कहते हैं। जैसे ओम, टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो वही कहा जाता है। तो आई थिंक स्वर क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं व्यंजन की तरफ। ठीक है, व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं। व्यंजन क्या होता है वो देखेंगे। तो व्यंजन को क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। संस्कृत में व्यंजन को हल बोलते हैं। स्वर को अच बोलते हैं और व्यंजन को हल बोलते हैं। ठीक। चलिए देखते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, जो आपका व्यंजन होता है ना, उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क हो गया। ठीक, तो ये इस तरह से होता है। क जो आपका बना हुआ है ना, वो इससे मिलके बना हुआ है। आपका जो व्यंजन होता है उसको जो है स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे ग है ना, तो ग इस तरह से मिलके बना है। ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि जो आपका व्यंजन होता है उसका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यही आपका क्या होता है? व्यंजन। यानी व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। और व्यंजन की कुल संख्या कितनी है आपके? 33 है। ठीक, कितनी है? 33 है। अब देखेंगे कि आपका जो व्यंजन है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। ये सब चीजें आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े हैं, सेकेंड में भी पढ़े हैं, अब आप थर्ड में भी पढ़ रहे हैं, तो चीजें आपको याद हो गई होंगी। देखिएगा, स्पर्श व्यंजन। ठीक, यहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, यहाँ पे सिर्फ आपसे ये पूछेगा इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। आपको याद होगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे पूछा था उसमें व्यंजन क्या होता है, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, पहले डिफिनेशन पूछा था। अब थोड़ा लेवल आपका बढ़ा, अब यहाँ पे आपसे उच्चारण स्थान पूछेगा। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो देखिएगा, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं आपके? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। ठीक है। त वर्ग और प वर्ग, यानी क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये सब आपके क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ये पांचों आपके स्पर्श व्यंजन है। ये जो 5 वर्ग है आपका, ये स्पर्श व्यंजन है। अब ये क ख ग घ जो ये कंठ से तो है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तो है, वो तो अलग ही है, लेकिन ये आपका स्पर्श व्यंजन है। क्या है? ये आपका स्पर्श व्यंजन है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अंतस्थ, दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन। ठीक, दूसरा क्या है आपका? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हैं: य, र, ल और व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं: य, र, ल, व। आता है अब आपका उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन भी आपका 4 है: शीटी वाला श, पेट फार स, सादा स और ह। ये आपके क्या है? उष्म व्यंजन। अब आता है आपका संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है? छ। आपका छ किससे मिलके बना है? क प्लस स से। ज्ञ, ज प्लस इय से बन के मिलके बना हुआ है। ठीक है। त्र, त प्लस र, यानी त प्लस र से मिलके आपका त्र बना हुआ है। ये आपका संयुक्त व्यंजन है। आई बात समझ में? चलिए, ये आपका 4 प्रकार का व्यंजन था। पहला स्पर्श व्यंजन, जिसमें क, ठीक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आते हैं। अंतस्थ व्यंजन है, 4 होते हैं: य, र, ल, व। उष्म व्यंजन 4 है: श, श, स, ह।
संयुक्त व्यंजन आपने पढ़ा, छ आपका क प्लस स से मिलके बना हुआ है, ग यानी ज प्लस इय से, और त्र यानी त प्लस र से। ठीक, चलिए अब ये समझते हैं अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, अनुनासिक वर्ण क्या होता है। तो देखिएगा अनुस्वार क्या होता है, वर्णों के ऊपर जो एक बिंदु लगा होता है उसे अनुस्वार कहा जाता है। यानी से गंगा, ये जो आपका बिंदी लगा है ना, यही आपका अनुस्वार है। समझ में आया, अनुस्वार है। और देखिएगा विसर्ग, ये आपका जो सिंबल है ये विसर्ग का सिंबल है। ठीक, बालकह ये जैसे लगा है ना, ये क्या है आपका विसर्ग है। ठीक, अनुस्वार क्या होता है, वर्णों के ऊपर जो एक बिंदु लगा होता है उसे अनुस्वार कहा जाता है। ठीक, जैसे गंगा ये लगा हुआ है। विसर्ग आपका ये सिंबल होता है, जैसे बालकः, श्याम। ठीक, अब देखते हैं अनुनासिक वर्ण क्या होता है। तो आपका जो पंचम अक्षर होता है ना, जैसे ये है आपका अंग, इय, अड़, न, म, ये पांचवा ही अक्षर तो है, ये एक है, ये दो है, ये तीन, ये चार, और ये आपका पांच। ये आपका जो लास्ट वाला है ना, इय, अंग, अड़, न, म, ये आपके होते हैं अनुनासिक वर्ण। ठीक है, पंचम अक्षर जो है आपका, ये आपका अनुनासिक वर्ण होता है। अब हम देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल बना के दे दिया है। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आपका हिंदी का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और आपका संस्कृत का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहला है आपका, देखिए इसका उच्चारण स्थान, और ये आपका संस्कृत का सूत्र है। अगर ये सूत्र जो बच्चा याद कर लेगा ना, उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे समझिएगा, आप लोगों ने पढ़ा है हिंदी में क वर्ग। ठीक, क वर्ग, छोटा आ, बड़ा आ, और ह और विसर्ग। ठीक, इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ से होता है। ठीक, किससे होता है, कंठ से होता है। किसका, क वर्ग हो गया आपका, छोटा आ, बड़ा आ, ह और विसर्ग, इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। अब देखिएगा जो संस्कृत का सूत्र है, ठीक, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। जैसे क आया तो ये क वर्ग है पूरा। ठीक, क वर्ग हो गया, और अ से क्या बना आपका, छोटा आ और बड़ा आ। ठीक, अ से बना छोटा आ, बड़ा आ, कु यानी क वर्ग, ह यानी आपका ये ह, और ये जो विसर्ग है ये पूरा यहाँ पे बोल ही दिया, विसर्ग, विसर्जनीय नाम। ठीक, तो ये आपका इसमें पूरा आ गया कि छोटा आ, बड़ा आ, क वर्ग, ह और विसर्ग जो है उसका जो है कंठ से हम उच्चारण स्थान करते हैं। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी छोटा आ, बड़ा आ, क वर्ग यानी क ख ग घ, ह आपका, और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है। आई बात समझ में। चलिए अब सेकंड देखते हैं। च, छ, ज, झ यानी च वर्ग, छोटी ई, बड़ी ई, और य और श, इसका जो आपका उच्चारण स्थान है वो तालु से होता है। कैसे होता है, तालु से होता है। ठीक, अब इसका जो आपका संस्कृत का सूत्र है उसको समझिएगा। इचु यशानाम तालुः, इचु यशानाम तालुः, यानी आपका ये जो ई है ना, ये ई जो आ रहा है इसमें आपका छोटी ई, बड़ी ई, मैं आपको याद करने का ट्रिक बता रही हूँ, प्लस आपका इस सूत्र में सब आ जाता है। अगर ये सूत्र याद हो गया ना तो आपका जो उच्चारण स्थान है वो गलत ही नहीं होगा। तो ई में आपका ये आ जाएगा आपका छोटी ई, बड़ी ई, और चू है तो यानी च वर्ग भी आ जाएगा, च, छ, ज, झ। ठीक, उसके बाद य और स बचा तो य और स। ठीक, उसके बाद इसका क्या है उच्चारण स्थान, तालु, तो ये आपका क्या आ गया, तालु आ गया। ठीक है, फिर से समझिएगा। च, छ, ज, झ, छोटी ई, बड़ी ई, य और स, इसका तालु से होता है उच्चारण स्थान। इसका सूत्र जो है क्या है, ईचू यशानाम तालु, ईचू यशानाम तालु। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब तीसरा देखते हैं। ट, ठ, ड, ढ, री, र, स, इसका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। क्या है, मूर्धा है। ठीक, इसमें भी आपका आ जाएगा, री आया, ठीक है, री ये आया, उसके बाद टू आया, टू यानी ट, ट वर्ग आ जाएगा पूरा, ट, ठ, ड, ढ आ जाएगा। उसके बाद देखिए र भी आया, ये र है आपका, स भी आया, ये स भी आया। ठीक, अब मूर्धा यानी ये हुआ मूर्धा। अब देखिए इसका जो सूत्र बन रहा है क्या, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है,
आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। त थ द ध ली ल स। ठीक, इसका क्या है आपका दंत है उच्चारण स्थान, सेम वही चीज है। ली आया, ये हुआ आपका तू यानी त वर्ग त थ द ध, उसके बाद आपका ल और स है, फिर आपका यहाँ ल और स है, और दंत है ये आपका, तो ये दंत है। आई बात समझ में? देखते हैं। री लू, री लू लशानाम दंता। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया। जिसको सूत्र याद हो गया ना, वो उसको ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सूत्र में ही पूरा आपका जो है उच्चारण स्थान लिखा हुआ है। हिंदी से अगर इजी संस्कृत है आपका। चलिए आगे देखते हैं। प फ ब भ उ और ऊ। ठीक, ये आपका क्या है, ओष्ठ से इसका उच्चारण स्थान, इसका क्या है, ओष्ठ है। यानी प फ ब भ जब हम बोलते हैं तो होठों का प्रयोग होता है। ठीक है, त थ द ध जब बोलते हैं तो दंत का प्रयोग होता है, दांतों का प्रयोग होता है, जीभ हमारे दांतों को छूता है। आप सबको ये पढ़ाया गया है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अगर स्टार्टिंग से पढ़ाना होगा कि ओष्ठ क्या होता है, दंत क्या होता है, मूर्धा क्या होता है, तो बहुत ही क्लास लंबी हो जाएगी। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए आपको नया बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा तो बता देगा, मैं एक जो है स्पेशल क्लास आपको ले लूंगी, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया है वैसे आपको यहाँ पे भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। प फ ब भ उ और ऊ। तो इसमें देखते हैं सूत्र। ऊ यानी आपका ये क्या है, छोटा ऊ बड़ा ऊ। उसके बाद पू आया, तो यानी प वर्ग प फ ब भ। ठीक, तो इसका फिर ओष्ठ आया, यानी मोष्ठ है, या तो ओष्ठ ही बन रहा है। म में ओ है, ओष्ठ यानी उपव धमानियानाम मोष्ठ, उपुध उपु पदमानियानाम मोष्ठ। ठीक, ये आपका इसका सूत्र हुआ। अगला है आपका अड़ इय अड़ न म, सॉरी अंग इय अड़ न म। तो इसका क्या है, आपका नासिका है। अभी मैंने आपको बताया जो पंचम अक्षर है अंग इय अड़ न म, उसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। ठीक, इसका सूत्र क्या है, इयम अड़, ठीक ना, नासिका च, यानी इन सब का जो आपका उच्चारण स्थान है वो क्या है, नासिका है। ए और ए, ये आपका क्या है, कंठ तालु। इसका जो सूत्र है क्या है, इदय तो कंठ तालु। कैसे आपका कंठ तालु हुआ, देखिएगा। अ प्लस ई से आपका मिल के बना होता है ए। ठीक, अ प्लस ई से मिल के बना होता है आपका ए, और अ आपका कंठ है और ई आपका तालु है, इसलिए ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ठीक, ओ और अ होता है आपका कंठोष्ठ। ठीक, ओ और ओ क्या होता है, कंठोष्ठ। सेम उसी तरीके से है, अ प्लस उ से मिलके होता है आपका ओ और अ, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का ओष्ठ है, इसीलिए इसको कंठोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ए और ए का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ तालु। इसका सूत्र क्या है, एदतय कंठ तालु, एदतय कंठ तालु। ठीक, ओ और अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ। समझ में आया कैसे है, अ प्लस उ से मिलके बना हुआ है, अ का उच्चारण स्थान क्या है, उ का क्या है, ओष्ठ है, इसीलिए इसको कंठोष्ठ इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। ठीक, इसका सूत्र क्या है, ओदत ओदौतो कंठोष्ठम। ठीक, ओदौतो कंठोष्ठम। चलिए अब लास्ट है व, और व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। क्या है, दंतोष्ठ, और इसका सूत्र है वकारस्य दंताष्ठम। क्या है, वकारस्य दंताष्ठम। ठीक, तो ये था आपका पूरा आपका वर्णमाला। इन बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। नोट्स आपको जैसे कि मैंने बताया 4-5 दिन बाद आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसलिए अभी वीडियोस को 2-3 बार देख के अच्छे से आप पढ़ लीजिए, और मैक्सिमम 4 दिन बाद आपको संस्कृत की नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद आप वहां से पढ़िए, 2-3 बार वही चीजों को रिवाइज करिए। गारंटी के साथ कह रही हूँ कि संस्कृत में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और एक लाइक तो बनता है हमारी मेहनत के लिए। ठीक है, और एक चीज और, क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है, अच्छी खराब जो कुछ लग रही हो, निगेटिव पॉजिटिव हर एक फीडबैक आप हमारे साथ शेयर किया करिए।
तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए फिर बाय, थैंक यू, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।